बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भले ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी हार गई हो, लेकिन उसने झारखंड विधानसभा चुनाव में चौंका दिया है। आरजेडी ने झारखंड में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से उसने 4 सीटों पर जीत अपने नाम की। राजद उम्मीदवारों ने 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के मौजूदा विधायकों को शिकस्त दी है। उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन का सफाया कर दिया। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। झारखंड में आरजेडी उम्मीदवारों ने बीजेपी के दिग्गजों को हराया। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ साथ शनिवार को उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए गए। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को लगा, जिसके पास पहले 4 में से 2 सीटें थी, बेलागंज और रामगढ़। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में चौंका डाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से उसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजद उम्मीदवारों ने 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के मौजूदा विधायकों को शिकस्त दी है। वहीं 2019 में राजद केवल चतरा सीट जीतने में सफल रही थी, जहां सत्यानंद भोक्ता ने जीत दर्ज की थी। सुभाष यादव नहीं जीत सके चुनाव। इस बार आरजेडी के देवघर से उम्मीदवार रहे सुरेश पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा के मौजूदा विधायक नारायण दास को 39,721 मतों से हराया। गोड्डा में राजद के संजय प्रसाद यादव ने भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल को 21,471 मतों से हराया। वहीं पार्टी उम्मीदवार नरेश प्रसाद सिंह ने भाजपा के विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को 14,587 मतों से हरा दिया। हुसैनाबाद से राजद के संजय कुमार सिंह यादव ने भाजपा के विधायक कमलेश कुमार सिंह को 34,364 मतों से हराया। कोडरमा में राजद उम्मीदवार सुभाष प्रसाद यादव, जो शुरुआती रुझानों में आगे थे, भाजपा की मौजूदा विधायक नीना यादव से 5,815 मतों से हार गए। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की शानदार जीत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले सुभाष प्रसाद यादव को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी गई। पार्टी उम्मीदवार रश्मि प्रकाश भी चतरा सीट से लोजपा यानी कि रामविलास के जनार्दन पासवान से 18,401 मतों से हार गए। भोक्ता ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा और उनकी बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया था। क्या आरजेडी और महागठबंधन को भारी पड़ा ये दांव? आपको बता दें कि झारखंड में आरजेडी ने इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल करते हुए 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और सीपीआईएमएल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन को महज 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जिसमें बीजेपी 21 सीट ही जीत पाए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए। 4 सीटों के उपचुनाव विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मिजाज के लिहाज से अहम मायने रखता है और इसमें वो आकलन भी कर पा रहे थे। इन उपचुनावों में विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सूबे की सभी 4 सीटों पर चुनावी रण जीतकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया। उपचुनाव में महागठबंधन खाली हाथ रहा। ऐसा तब हुआ है जब इन 4 में से 3 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन के हाथ से रामगढ़, तरारी और बेलागंज सीट फिसल गई है। गया जिले की इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोकतांत्रिक ने कब्जा बरकरार रखा है। वहीं आरा जिले की तरारी विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में लेफ्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद जीते थे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने तरारी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था। विशाल के सामने लेफ्ट से राजू यादव को चुनौती मिली थी। विशाल ने राजू की चुनौती ध्वस्त करते हुए तरारी में कमल खिला दिया है। वहीं बेलागंज विधानसभा सीट से आरजेडी ने विधायक से सांसद बन चुके सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया था। अपने पिता सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई सीट पर
विश्वनाथ को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल की प्रत्याशी मनोरमा देवी ने मात दिया है। वहीं कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव हार गए हैं। जगदानंद सिंह का मजबूत गढ़ रही इस सीट पर उपचुनाव से पहले आरजेडी ही काबिज थी। जगदानंद सिंह के ही बेटे सुधाकर सिंह ने 2020 के चुनाव में रामगढ़ से जीत हासिल की थी। वहीं सुधाकर सिंह हालिया आम चुनाव में बक्सर सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इस सीट पर आरजेडी इस बार तीसरे नंबर पर फिसल गई है। वहीं रामगढ़ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार ने जीत हासिल की है। बीजेपी के अशोक का मुकाबला बीएसपी उम्मीदवार से हुआ। इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जीत हासिल की है। इमामगंज सीट पर आरजेडी के रोशन मांझी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 4 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन अपनी 3 सीटें भी नहीं बचा पाई। उपचुनाव नतीजों को बिहार में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और उससे पहले तेजस्वी यादव आरजेडी और महागठबंधन के लिए यह खतरे की घंटी बताई जा रही है। तरारी सीट पर ये फैक्टर रहे निर्णायक। आरजेडी ने 2 सीटों पर जो उम्मीदवार दिए वे पार्टी के बड़े नेताओं के बेटे थे। परिवारवाद के आरोप के बीच आरजेडी के ये उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सके। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ तो उनके दूसरे बेटे अजीत सिंह को आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन वोटर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। यही हाल बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे का भी हुआ। जहानाबाद से सांसद बनने के बाद सुरेंद्र यादव ने अपनी बेलागंज सीट पर बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां भी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चिंता तरारी विधानसभा सीट पर ही हुई। भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव की हार हो सकती है। इस पूरे इलाके में लेफ्ट के साथ आरजेडी के गठबंधन ने पिछले 2 चुनाव में तेजस्वी को काफी फायदा पहुंचाया था, लेकिन अब अगर तरारी सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार हारी तो ये बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। यानी कि इस पूरे समीकरण को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी को तरारी के नतीजे सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इमामगंज में चला मांझी फैक्टर। तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत का मुख्य कारण ये रहा कि एनडीए के वोटों का बिखराव नहीं हुआ। 2020 में इस सीट पर सुनील पांडे निर्दलीय उतरे थे और बीजेपी के कौशल विद्यार्थी भी चुनाव मैदान में थे। एनडीए के वोटों का बिखराव हुआ और लेफ्ट के सुदामा प्रसाद जीत गए थे। इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरा फैक्टर जो माना जा रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे बहुत असरदार नहीं रही। पीके की पार्टी स्वर्ण उम्मीदवार उतारने के बावजूद एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने में विफल रही। वही बात करें तीसरे फैक्टर की तो बीजेपी के सुनील पांडे के बेटे के रूप में स्वर्ण उम्मीदवार देने की रणनीति सफल रही। इस क्षेत्र में लिफ्ट के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ स्वर्ण वोटर बीजेपी के पक्ष में गोल बंद हो गए और नतीजा ये हुआ कि पार्टी ये सीट फिर से जीतने में सफल रही। रामगढ़ और बेलागंज में परिवारवाद पड़ा उल्टा। इमामगंज सीट पर सबसे बड़ा फैक्टर मांझी और पासवान जाति के वोटर हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाने की रणनीति एनडीए के लिए कारगर रही और गठबंधन अपनी सीट बचाने में सफल भी रहा। वहीं दूसरा फैक्टर इमामगंज सीट पर जो माना जा रहा है, इमामगंज सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने अच्छे खासे वोट हासिल किए। ये माना जा रहा है कि अगर जनसुराज का उम्मीदवार नहीं होता तो आरजेडी के रोशन मांझी को भी जीत मिल सकती थी। वहीं अब बात करेंगे रामगढ़ सीट की तो रामगढ़ सीट पर आरजेडी से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के कारण कार्यकर्ता निराश नजर आए। आरजेडी के कोर वोटर यादव बसपा उम्मीदवार सतीश यादव के पक्ष में गोलबंद हो गए और क्षत्रिय मतदाताओं का समर्थन कुछ खास मिला नहीं। बेलागंज में आरजेडी ने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे को उम्मीदवार बनाया, जिसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में निराशा रही। जेडीयू ने भी यादव उम्मीदवार उतारा था और एनडीए के वोट बैंक के साथ ही पार्टी यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने में सफल रही और नतीजा जीत के रूप में सामने आया। बेलागंज सीट पर लड़ाई इलाके के बाहुबली रहे बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी और
सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ के बीच ही थी। यादव मतदाता भी मनोरमा देवी के साथ गए। वहीं अगले फैक्टर की बात करें बेलागंज सीट पे, तो अगला फैक्टर यह है कि बेलागंज सीट पर जमसुराज और ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के मैदान में होने से भी आरजेडी के वोटों का बिखराव हुआ। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।